हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम निर्वाचन आयोग का फिर से एक सेकंड पार्ट लेकर आए जिसमें हम मेंस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए भी और 3 मार्कर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट कवर कर लिए। पहले पार्ट में हमने देखे कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ, कौन कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है ना। अनुच्छेद हमने 24 से लेकर 29 तक हमने, है ना, सारे अनुच्छेदों को हमने कवर कर लिए कि 29 में क्या है आपका, 24 में क्या है और आपका 26, 27 और 28 में क्या है। ये सारी चीज़ें आप पहला वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको लगातार वीडियो प्राप्त होते रहें। चलो आज हम मेंस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चनों को देखेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, उसका महत्व क्या है, ठीक है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल को मान्यता कब कब दी जाती है, ठीक है। ऐसे हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। चलो आगे देखते हैं हम। तो पहली चीज़ देखते हैं आपके निर्वाचन क्या है, ठीक है। तो देखो, नागरिकों द्वारा क्या करना है, अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, निर्वाचन कहलाती है। तो कभी सिंपल सा आपका परिभाषा पूछ ले कि निर्वाचन क्या, तो भाई नागरिकों द्वारा क्या अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्वाचन कहलाती है। तो पहली चीज़ यहाँ पे कंटेस्ट कर लेना आपको कि निर्वाचन क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा, नागरिक क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे, ठीक है। चलो, नागरिकों का जो प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो क्या कहलाता है, आपका मताधिकार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हमारी कि निर्वाचन क्या हो गया, तो नागरिकों का प्रतिनिधि चुनना निर्वाचन, और जो प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो क्या हो गया, आपका मताधिकार हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देश के प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है, तो देश की जो भी महिला है, ठीक है, या पुरुष है, वो कैसे होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, ठीक है। उनको किसका, बिना मतभेद का, ठीक है, या बिना भेदभाव का क्या, आपका वोट देने का अधिकार है, ठीक है, या मत देने का अधिकार है, वो क्या कहलाता है, आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। ये 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या कहलाता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है कि देश के प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को जो बिना भेदभाव के मत देने का अधिकार है वो कहलाता है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस प्रणाली में एक निर्धारित उम्र पार करने के उपरांत देश के सभी पात्र नागरिकों को क्या होता है, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमारे वर्तमान में क्या है आपका, पहले क्या था आपका, 18 वर्ष था, 18 वर्ष से फिर कितना किया गया आपका, 21 वर्ष किया गया, ठीक है। और फिर से क्या कर दिया गया आपका, 61वां संविधान संशोधन 1989 1989 को, ठीक है। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, उसमें फिर से आपका जो वयस्क मताधिकार है वो कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना आपको कि वयस्क मताधिकार कितना हमारा, 18 वर्ष है। चलो आगे देखते हैं हम कि जो वयस्क मताधिकार हो गया, यहाँ पे आगे देखते हैं हम कि 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा गया कि बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ कब होगा, जब वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिए कि निर्वाचन क्या है, मताधिकार क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ठीक है, और इसमें कौन से संशोधन के द्वारा कितने वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलो आगे देखते हैं हम। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है इसकी क्या विशेषताएं, हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। तो पहली विशेषता यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, ठीक है, पहली विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मत को क्या होगा, समान महत्व मिलता है, ठीक है। अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया गया है और वो 18 वर्ष के हो गए तो उनके मत को क्या मिलेगा, समान महत्व मिलेगा, ठीक है। दूसरा, यह व्यवस्था समानता के सिद्धांत के अनुकूल है। स्वाभाविक सी बात है, जब 18 वर्ष सबकी उम्र हो जाएगी तो वो क्या होगा, समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा, ठीक है। सभी नागरिक शासन में क्या करेंगे, भागीदारी करते हैं, ठीक है भाई, सभी को क्या करना है, शासन में भागीदारी करना है, ठीक है। अगला, शासन में लोगों का शांतिपूर्वक परिवर्तन संभव है, ठीक है। देखो, शासन में अगर हम शासन को अगर बदलना चाहते हैं तो वो क्या होगा, शांतिपूर्वक ये संभव है, किसके आधार पर, वोट के आधार पर, ठीक है। अगला, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है ना, नागरिकों के किसकी शिक्षा मिलेगी, राजनीतिक शिक्षा मिलेगी। नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है, क्योंकि प्रत्येक मत का क्या होता है, महत्व होता है, और प्रत्येक मत का जब महत्व होगा तो क्या होगा, नागरिकों को सम्मान की भावना, ठीक है।
आगे देखते हैं हम जो मताधिकार के सिद्धांत है वो पहले कैसे प्रचलित थे। ठीक है, पहले देखते हैं हम कि जो मताधिकार का जो सिद्धांत है वो कैसे प्रचलित थे। तो पहला था आपका देखो जनजातीय सिद्धांत। पहले क्या होता था कि जनजातीय सिद्धांत के आधार पर जब ये वोट और ये सारी चीज़ें प्रचलित नहीं थी, तब क्या होता था कि हाथ उठाकर क्या होता था कि मतलब मुखिया को चुन लिया जाता था। ठीक है, अभी वर्तमान में भी हम स्कूल कॉलेज या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम किसी को है ना प्रेसिडेंट बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, हाथ उठाकर है ना किसको चुनते हैं। तो ये हो गया आपका जनजातीय सिद्धांत जिसमें हाथ उठाकर मत दिया जाता है। ठीक है, सामंती सिद्धांत क्या है, जिन लोगों के पास क्या होगा, संपत्ति होगा, संपत्ति के आधार पर पहले ऐसा होता था कि जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है तो उनके कहने पर जो जिसको चुनना चाहे वो चुन लेते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सामंती सिद्धांत मतलब संपत्ति के आधार पर था। अगला प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत में क्या होता है, शासन को जो चुनने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, जनता के पास। ठीक है, शासक चुनने का अधिकार किसके पास था, जनता के पास था। ठीक है, और अगला वैधानिक सिद्धांत। वैधानिक सिद्धांत में क्या था, मताधिकार चुनने का हक किसका, राज्य सरकार के पास था। ठीक है, तो जो मताधिकार के आधार पर चुनने का हक किसके पास था, राज्य सरकार के पास था। तो ये हो गया वैधानिक सिद्धांत। एक था अगला नैतिक सिद्धांत। ठीक है, कि उनका शासन कौन करेगा। ठीक है, तो उनका शासन कौन करे इसके आधार पर भी हम क्या करते थे, मुखिया या प्रतिनिधि को चुनते थे। चलो अगली बात करते हैं हम राजनीतिक दल की बात करते हैं। ठीक है, कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले हम चलो राजनीतिक दल को हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम राजनीतिक दल के कार्य ही देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है राजनीतिक दल के पहला कार्य देखो। ठीक है, अगर हम राजनीतिक दल के कार्य की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं देखो, सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। पहला कार्य तो क्या हो गया, ये सरकार और जनता के मध्य क्या करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं। कौन, राजनीतिक दल। ठीक है, और अगर हम दूसरा अगर इसकी कार्य की बात करें तो क्या करते हैं, अगला कार्य क्या है इनका राजनीतिक दलों का, तो दूसरा ये राष्ट्र हित के अनुकूल जनमत बनाते हैं। ठीक है, निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का चयन करते हैं। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई किसको इस बार टिकट दी जाए, है ना, ये सारी चीज़ कौन करता है, राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है, शासक दल की निरंकुशता पर क्या लगाते हैं, ये रोक लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, निर्वाचन में विजय प्राप्त करना और सरकार बनाना इनका प्रमुख कार्य है। ठीक है, मतदाता सूची बनवाने में यह क्या करते हैं, सहयोग करते हैं कि भाई हमारा वोट बैंक बढ़े। ठीक है, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं और सामाजिक और आर्थिक कार्य भी ये करते हैं। ठीक है, तो पहला कार्य क्या हो गया, सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य, राष्ट्रहित के अनुकूल जनमत बनाते हैं, निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का चयन करते हैं, शासक दल की निरंकुशता पर क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं, निर्वाचन में विजय प्राप्त करना और सरकार बनाना इनका काम है, मतदाता सूची बनवाने में ये सहयोग करते हैं और जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, सामाजिक और आर्थिक कार्य भी ये करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, राजनीतिक दल की कार्य हो गए। ठीक है, अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें कि राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें इनकी विशेषताओं की, तो पहली विशेषता राजनीतिक दल की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो पहली विशेषताएं हैं, पहली विशेषता यहाँ पे स्पष्ट पहचान रखना। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पष्ट पहचान रखते हैं। ठीक है, तो इनका क्या हो गया, पहली विशेषता हो गई स्पष्ट पहचान रखना। नीतिगत विषयों में स्पष्ट राय देना, एक तो क्या करते हैं ये नीतिगत विषयों में स्पष्ट राय देते हैं। ठीक है, विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत बनाना। ठीक है, और अगला क्या है, एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना, एक विधान द्वारा क्या होना, संगठित और संचालित होना, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना, इनका पंजीयन भी होता है निर्वाचन आयोग में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम और क्या विशेषता है इनकी, तो ये पंजीकृत होते हैं। ठीक है, अगली अगर हम विशेषताओं की बात करें तो अगली विशेषता है इनकी, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, एक तो ये आपको पता ही कि सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य ही होता है। ठीक है, शासन दल पर निगाह रखना और पहचान हेतु एक चुनाव चिन्ह होना, तो इनका एक चुनाव चिन्ह भी इनकी एक विशेषता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हमको ध्यान रखना है। चलो अगली बात करते हैं, देखो ये दलीय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारतीय दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, तो देखो दलीय व्यवस्था होती है आपकी तीन प्रकार की। ठीक है, पहला प्रकार है आपका एकल दल प्रणाली, जैसे चीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनवादी या साम्यवादी पार्टी है, सिर्फ एक ही पार्टी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि शी जिनपिंग या फिर है ना कब तक इनको चुन लिया गया है। ठीक है, द्विदलीय प्रणाली है अमेरिका की, इसमें दो पार्टियां होती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दल। ठीक है, और एक बहुदलीय प्रणाली जिसमें क्या आते हैं आपके भारत। ठीक है, तो भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है आपकी, बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है,
यहाँ पे बात करें तो राजनीतिक दलों को कब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है और कब राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाएगा और कब इसको पंजीकृत करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 3 मार्कर में आ चुका है ये कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए मतलब कब किसी भी पार्टी को कब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ इसकी पहली शर्त होती है कि जो लोकसभा है और विधानसभा है इसमें कितने 6% मत होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, लोकसभा और विधानसभा में 6% मत होना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि जो लोकसभा के सदस्य है इसके कितने होने चाहिए, 2% होने चाहिए किसी भी पार्टी के, और वो लगभग कितने 3 राज्यों में होने चाहिए। 2% जो सदस्य होने चाहिए वो कितने राज्यों में होने चाहिए, 3 राज्यों में। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 3 मार्कर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी की या दल का दर्जा कब देंगे हम, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि भाई लोकसभा और विधानसभा में 6% वोटिंग हो, मतलब मत ये प्राप्त कर चुकी हो पार्टी। दूसरी, विधानसभा में कम से कम इसके कितने 3 स्थान होने चाहिए। ठीक है, मतलब 3 विधायक इनके होने चाहिए। ठीक है, अगले, इनको पंजीकृत करने के लिए क्या होता है, देखो एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, और अध्यक्ष पर क्या होता है, ये आधारित होते हैं कि भाई इनको करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये इनका अपना पंजीयन करवा लेते हैं अध्यक्ष। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग है। ठीक है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का महत्व बताइए। ठीक है, या फिर इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, सुधार हमने देख लिए थे कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, पहले वीडियो आप देख सकते हो। चलो इसमें देखो, अगर महत्व की बात करें तो हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे कि 1952 से क्या कर रही है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनावों का क्या कर रहा है, सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। ठीक है, मतदान में क्या कर रहा है, लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है, सक्रिय भूमिका निभाता है। कौन, आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि राजनीतिक दलों को क्या कर रहा है, ये अनुशासित करने का कार्य कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, इसलिए भी इसका महत्व है क्योंकि ये क्या करता है, राजनीतिक दलों को अनुशासित करता है ना, कि भाई निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, संविधान में निहित मूल्यों और जो मूल्यों को क्या करता है, ये मानता है, अर्थात चुनाव में क्या करता है, समानता रखता है, निष्पक्षता रखता है, स्वतंत्रता रखता है। ये सारी चीज़ें कौन रखता है, आपका आपका ये, इसलिए भी इसका महत्व क्योंकि समानता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ इसमें देखते हैं हम, तो ये क्या करता है, विश्वसनीयता बनाए रखता है। ठीक है, निष्पक्षता है ना, और पारदर्शिता को क्या करता है, ये बनाए रखता है। ठीक है, तो पारदर्शिता भी इसका बनाए रखता है। ठीक है, तो इसलिए भी महत्व है। अखंडता, जवाबदेही। ठीक है, और ये कैसा है, स्वायत्त संस्था है। ठीक है, इसलिए क्या करता है, ये कुशलता का उच्च स्तर पर क्या करता है, चुनाव को आयोजित कर संचालित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका महत्व क्यों है, तो आप लिख सकते हो आसानी से इन सारी चीज़ों के आधार पर। तो पहला तो देख सकते हो कि ये है ना, सफलतापूर्वक संचालन करता है, मतदान में भागीदारी निभाता है, इसलिए इसका महत्व है ना। राजनीतिक दलों को क्या करता है, अनुशासित करता है, इसलिए भी इसका महत्व है, और निष्पक्षता, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखता है। ठीक है, और विश्वसनीयता बनाए रखता है, इसलिए इसका महत्व है। चलो आगे चीज देखते हैं हम कि और क्या महत्व है इसका। तो अगला महत्व देखते हैं हम कि चुनावी प्रक्रिया में प्रायोजित दलों और सभी हितधारकों के साथ ये कैसा रहता है, संलग्न रहता है। ठीक है, मतलब सभी में क्या करता है, भागीदारी निभाता है। ठीक है, तो सभी हितधारकों में क्या करता है, ये संलग्न रहता है। चलो आगे देखते हैं हम, हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों के बीच क्या करता है, ये जागरूकता है ना, जागरूकता बढ़ाता है, जागरूकता पैदा करता है। देश के चुनाव प्रणाली के प्रति क्या करता है, लोगों का विश्वास बढ़ाने में उसकी मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्व हो गए। ठीक है, अब देखो, जो राजनीतिक दल होते हैं उनका भी महत्व देख लेते हैं हम। हमने अभी किसका महत्व देखे, भारतीय निर्वाचन आयोग का महत्व देखे। अब देखते हैं हम कि राजनीतिक दलों का क्या महत्व है। ठीक है, तो प्रजातंत्र में क्या करते हैं, ये लोकमत का निर्माण करते हैं तथा उनकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति देखो आज के समय में डायरेक्ट जाकर नहीं कह सकता है कि भाई ये करना वो करना। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से करते हैं, राजनीतिक दलों के माध्यम से करते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी है ना अभिव्यक्ति को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, राजनीतिक दल जुलूस एवं अधिवेशन आदि आयोजित करते हैं ये। ठीक है, कौन, राजनीतिक दल, क्योंकि इससे जनता की क्या हो, है ना, अभिव्यक्ति हो। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में वयस्क मत अधिकार को अपनाया गया है। ठीक है, राजनीतिक दल अपने दल की ओर से भी क्या कर रहा है, उम्मीदवारों को है ना चुनाव में, है ना, क्या कर रहे हैं ये चुनाव में। ठीक है,
खड़ा कर रहा है, ठीक है, और क्या करते हैं उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन में जनता के सभी वर्गों में क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व, है ना, और राजनीतिक दलों को द्वारा ही प्रदान किया जाता है। संसदीय तथा अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की जो शासन व्यवस्थाओं में निर्वाचन के बाद सरकार का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रभावशाली जो विरोधी दल होना भी क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि अगर विरोधी दल अगर मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, जो शासन की कार्य वो ठीक से, है ना, विपक्षी दल का भी क्या होना, बहुमत प्राप्त दल के बराबर ही क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। क्योंकि विपक्षी दल अगर नहीं होगा तो शासन क्या होगा, ठीक से कार्य नहीं करेगा, तो इसलिए भी इसका महत्व होता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, जो भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया है ये किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। तो भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में देखो तो पहला क्या करती है, मतदाता सूची तैयार करती है, ठीक है। चुनाव की घोषणा करती है, निर्वाचन हेतु नामांकन करती है, चुनाव चिन्ह प्रदान करती है, ठीक है। चुनाव अभियान चलाती है, मतदान, है ना, करवाती है और मतगणना करती है। तो ये क्या होगा, इसके प्रक्रिया हो गई, ठीक है। कि पहली प्रक्रिया क्या करती है, उनकी सूची तैयार करेगी, फिर चुनाव की घोषणा करेगी, फिर निर्वाचन हेतु नामांकन करवाएगी, ठीक है, कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो नामांकन भर सकते हैं, ठीक है। फिर उनको एक चुनाव चिन्ह प्रदान करेगी और फिर एक चुनाव अभियान चलाएगी और उसमें क्या करेगी, मतदान करवाएगी और फिर उसकी मतगणना करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रक्रिया हो गई कि भारतीय निर्वाचन की क्या क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये इतनी प्रक्रियाएं आपको ध्यान रखना है। अब भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष देखते हैं, कुछ दोष है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इन दोषों को हमको किस प्रकार से दूर करने चाहिए, ठीक है। तो पहला दोष देखते हैं हम। तो पहला दोष है मतदान में पूर्ण भागीदारी का अभाव, ठीक है। यहाँ पे देखो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा सिर्फ 81% वोटिंग हुई है, ठीक है। तो ये अभी 100% वोटिंग नहीं हो रही, तो इसमें क्या हो गया, पूर्ण भागीदारी का क्या हो रहा है, अभाव हो रहा है। चुनाव में धन का प्रयोग हो रहा है ना, काला धन, ये एक प्रकार की चुनौती भी है ना। चलो, और क्या हो रहा है, चुनाव में बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, कुछ लोग डरा के धमका के या फिर कुछ पार्टियों के वर्चस्व बनाकर ही क्या कर रहे हैं, है ना, मतदान करवा रहे हैं, ठीक है। सरकारी संसाधनों का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है ना, कोई गाड़ी का प्रयोग कर रहा है, कोई बंगले का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या, ठीक है, क्या हो रहा है, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने पार्टियों में अगर नहीं वोटिंग मिल रही है तो कुछ अपने खुद के स्वयं के दल बना रहे हैं, ठीक है। तो निर्दलीय इस बार भी देखे होंगे कि 1000 से ज़्यादा निर्दलियों की, है ना, मध्य प्रदेश में क्या हुई है, देखने को मिले हैं, ठीक है। मतदाताओं की क्या कर रहे हैं, भावनाओं को ये प्रभावित कर रहे हैं, है ना, प्रभावित करना, फर्जी मतदान हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अन्य दोष भी हैं, ठीक है। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है मेंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब ये पूछा जा चुका है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के सुधार की क्या आवश्यक है, सुधार क्यों आवश्यक है, उसका महत्व क्या है और उसकी चुनौतियाँ क्या है। ये आपके 15 अंक में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम चुनौतियाँ देख रहे हैं, तो देखो चुनौतियाँ तो इसकी बहुत सारी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट वाइज इस चुनौतियों को कवर करेंगे, क्योंकि हम पूरा तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं हम पहली चुनौती क्या है, ठीक है। तो पहला, हिंसा एवं अपराधीकरण। आप लोगों ने देखे होंगे कि चुनाव में क्या बढ़ता जा रहा है, हिंसा और अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे कि काला धन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। एक दूसरी पार्टियों के मध्य क्या है, विरोध है, मतलब दुर्भावना देखा जा रहा है, ठीक है। अपराध है, कहीं पे क्या हो रहा है ना, झगड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अपराध हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें किस कारण से हो रहा है ना, चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, भारतीय चुनाव प्रणाली के समक्ष क्या हो गई, एक चुनौती हो गई, मतभेद है लोगों में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना क्या क्या है आपका, पहला तो काला धन का प्रयोग, दुर्भावना, अपराध और मतभेद है। अगला, पद एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, आपको पता ही है ना, कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं चुनाव के लिए, ठीक है, प्रचार के लिए, ठीक है, अपने भवनों का प्रयोग कर रहे हैं, सरकारी भवनों का, ठीक है। और सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कैसे, कि देखो कोई अगर अच्छा स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ये हटा देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अपने वाले को लेकर आ जाएंगे, तो इस प्रकार से ये चीज़ें चल रही, ठीक है। और अगला क्या हो रहा, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। और अगला देखो, जो मुख्य जो इलेक्शन आयुक्त होता है, इनकी क्या करते हैं, ये स्थानांतरण कर देते हैं, या उस समय में क्या करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं, ठीक है, कि भाई कौन अपना वाला है, ठीक है, इस प्रकार से। तो पद एवं शक्ति का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। अगला,
शक्तियों का अभाव है। अब देखो जो भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग है, उसके पास शक्तियों का अभाव है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक दलों को क्या नहीं कर सकती, विनियमित नहीं कर सकती, ठीक है। वित्तीय विनिमय के बारे में भी इसके पास अधिकार नहीं है। और ये क्या करती है, एक दबाव है इसके पास, कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। कौन? आपकी चुनाव आयोग, है ना। क्योंकि जो नियुक्ति करते हैं कौन, है ना, क्योंकि इनका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ठीक है। किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त और जो दो अन्य आयुक्त होते हैं उनका, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, शक्तियों का अभाव हो गया इनके पास, ठीक है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्या हो रही, विश्वसनीयता की कमी हो रही है ना, खराबी, हैकिंग, ठीक है, ठीक से आकलन न करना, ठीक है, इनकी चोरी होना, इस प्रकार से क्या हो रहा है, ईवीएम की चोरी होना, ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विश्वसनीयता की कमी है। और क्या, तो इसी कारण क्या हो गई, ये एक मतलब भारतीय निर्वाचन प्रणाली के समक्ष क्या हो गई, एक चुनौती हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं हम, निष्पक्षता का अभाव, है ना। निष्पक्षता का भी क्या है यहाँ पे अभाव। क्यों? क्योंकि देखो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, ठीक है। इसने कहा था कि भाई देखो, अगर आप किसी भी चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है उसकी अगर नियुक्ति कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें उसके चुनाव के लिए क्यों किस किस को शामिल करना चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो होना चाहिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री होना चाहिए और राज्यसभा का उपाध्यक्ष होना चाहिए। इन चार चार लोगों के समक्ष क्या होना चाहिए, जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर है उसका चुनाव होना चाहिए, ठीक है। उसके आधार पर इसकी नियुक्ति करना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग ने ये सिफारिश की थी कि भाई इस प्रकार से आपका मुख्य इलेक्शन आयुक्त का क्या करना चाहिए, नियुक्ति करना चाहिए, ठीक है। और एक और चुनौती आपकी एग्जिट पोल। आप लोगों को पता ही होगा कि आज वोटिंग डलती है और दूसरे दिन आपको पता चल जाता है कौन जीतने वाली है ना। जो नेता है वो उन लोग क्या कहते हैं कि भाई हम तो इस बार 200 सीटों से जीत रहे हैं, 250 सीटों से जीत रहे हैं, ठीक है। ये कुछ आकलन क्या कर देते हैं, न्यूज चैनलों के द्वारा किया जाता, तो ये एग्जिट पोल भी एक चुनौती है, ठीक है। मतदान की थकान, कुछ लोग क्या करते हैं, मतदान की थकान के कारण क्या करते हैं, पूर्ण भागीदारी नहीं करते, है ना, क्योंकि बार बार ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। और जनादेश को कानूनी समर्थन, ठीक है। तो देखो जो जनादेश है उसको अब अधिक और अधिक कानूनी समर्थन देना भी क्या है, एक चुनौती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ चुनौतियां हैं किसके सामने, समक्ष, भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष। तो हमको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से नोट्स बनाना, इन सारी चीज़ों को रिविजन करना और बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी के साथ हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।